हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक को समझा था, आयनिक बॉन्ड्स की फेवरेबल कंडीशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में देखिए हम कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो सेकेंड टाइप का बॉन्ड हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए आज बात करेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या एनर्जी डिक्रीज होती है, तो वहां पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि एक एलिमेंट है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दूसरा एलिमेंट है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दोनों ऑर्बिटल्स क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, दोनों एलिमेंट्स के बीच में शेयर हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको देखिए हम लुईस डॉट सिंबल से दिखा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसको लुईस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको अपना ड्यूएट कंप्लीट करना है। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको भी अपना ड्यूएट कंप्लीट करना है। तो इन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो अब दोनों के ऑर्बिटल में, अब देखिए ये ओवरलैप्ड रीजन है एक तरीके से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी काउंट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी काउंट होंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो हम बोलते हैं भाई H सिंगल बॉन्ड H बना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखिए बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एक और ऑक्सीजन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली तो इन दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इधर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, उधर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना भाई। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे, 2 4 6 8 इसमें भी काउंट होंगे, 2 4 6 8 इसमें भी काउंट होंगे। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन बचे रह जा रहे हैं, ठीक है, वैलेंस शेल के, उनको हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में वैसे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो इनको हम लोन पेयर्स बोलते हैं। आगे चल के वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, नाइट्रोजन अपने वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, दूसरा नाइट्रोजन भी अपने वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, तो दोनों को 3 3 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या कर लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से शेयर कर लेते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए हैं तो बीच में बॉन्ड कैसा बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N। दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर यहाँ पे बचा होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ तो सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही मल्टी, है ना, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी जितने भी आपके सराउंडिंग एटम्स होंगे वो सेंट्रल एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स का।
ये तो सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे भाई, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स में केवल 2 ही एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ऐसे हम बात करें भाई अमोनिया की बात कर लें, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लें, मीथेन मॉलिक्यूल की बात कर लें, तो सब में देखिए सेंट्रल एटम के साथ सराउंडिंग एटम्स ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं H2O की, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन भाई जो सेंट्रल है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन इधर से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इधर से शेयर करेगा, बीच वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 6 थे, उधर से एक शेयर किया, इधर से एक शेयर किया, उसके 8 पूरे हो गए, और हाइड्रोजन को भी अपना ड्यूएट मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सर्कल करके रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। और ये बन जाता है अपना वाटर मॉलिक्यूल H2O, है ना। ऑक्सीजन के पास अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वैलेंस शेल के, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की है ना। ये लोन पेयर्स हैं एक्चुअली में, ठीक है। ऐसे अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करूं NH3 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर्स, सॉरी नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से देखिए एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे शेयर अप किया, एक हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर अप किया, एक हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर अप किया, तो इसके भी ऑक्टेट का कंप्लीशन हो गया। नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए, हाइड्रोजन का भी ड्यूएट कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, NH3 मॉलिक्यूल। इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा हुआ है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे मीथेन के पास देखो CH4 कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है भाई, कार्बन फैमिली में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया लुईस सिंबल में। हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और बाकी बचे हाइड्रोजन के भी ड्यूएट्स कंप्लीट हो गए। भाई हाइड्रोजन तो क्या बनना चाहता है, हीलियम के जैसा, क्योंकि वो अपना भाई ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो वो अपना ड्यूएट कंप्लीट करता है, हीलियम के लाइक वो कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। तो ये आपका CH4 मॉलिक्यूल हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। CH4 मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को आप लुईस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है, कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो अभी तक मैंने सबका ऑक्टेट कंप्लीशन दिखाया, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होता ही हो। ऑक्टेट रूल्स के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल ऐसा कोई, हमने पहले ही लेक्चर में बोला कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे सोलली ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, एनर्जी वाला फैक्टर भी सपोर्ट कर रहा हो तो बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है ना, ऑक्टेट भले ही पूरा हो ना हो। तो देखिए हमें कुछ ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस भी देखने हैं कि भाई जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं होता है। सबसे पहले बात कर ले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी तो ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ था, वो तो ड्यूएट पूरा करता है, ठीक है। तो देखिए अगला जो छोटा सा विंडो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। भाई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो अप हो ही, ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी वाला फैक्टर अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो ऑक्टेट रूल फॉलो अप नहीं हो रहा हो तो भी चलेगा, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं, ठीक है। तो देखिए छोटा सा विंडो ओपन कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस देखने हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, ड्यूएट कंप्लीट हुआ है ना। दोनों भाई
हाइड्रोजन ने एक ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो नो ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है, ड्यूएट कंप्लीट होता है ना, ड्यूएट बोलते हैं, ड्यूएट हुआ है इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, दो ही इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास प्रेजेंट है शेयरिंग के बाद। दूसरा देखिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी कभी कभी रह जाता है सेंट्रल एटम का, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। जैसे देखिए लिथियम का क्लोराइड, बेरिलियम का हाइड्राइड, बेरिलियम का क्लोराइड, ठीक है, बोरॉन का हाइड्राइड, ठीक है, बोरॉन का ट्राइक्लोराइड, इन सब में देखें तो किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ सेंट्रल वाले का, है ना। जैसे यहाँ लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ भाई, लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक की शेयरिंग करी, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ही हुए भाई। लिथियम के पास कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी क्लोरीन के साथ, तो भाई कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हुए, जो सेंट्रल एलिमेंट था, मतलब सेंट्रल का यहाँ पे एक सराउंडिंग सेंट्रल कुछ भी बोलो, लिथियम, इनमें सेंट्रल की बात होगी, दो ही एटम्स हैं तो कोई सेंट्रल की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं इसके पास, दो ही इलेक्ट्रॉन हुए शेयर करने के बाद भी, एक था एक शेयर किया, टोटल कितने हुए, दो ही हुए। बेरिलियम भाई दो थे, दो शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, तो बेरिलियम के पास दो थे, दो शेयर किया, चार ही तो इलेक्ट्रॉन हुए शेयर करने के बाद भी, शेयर करने के बाद भी दो और दो चार ही इलेक्ट्रॉन हुए। सिमिलरली BeCl2 में भी चार ही इलेक्ट्रॉन हुए। BH3 में अगर बात करूं, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, तो इसमें देखिए तीन इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के पास, तीन की शेयरिंग करी तीन हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, छह ही इलेक्ट्रॉन हुए, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो यहाँ पे देखिए किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, ना तो ये लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ना तो ये बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ना उधर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, फिर भी ये कंपाउंड बनते हैं और कंपाउंड स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, तो एनर्जी वाला फैक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, एक्चुअली में ऑक्टेट वाला रूल फेवर नहीं कर रहा है, तो भी ये मॉलिक्यूल बनते हैं जिनमें सेंट्रल जो एटम है उनका ऑक्टेट क्या रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास कुछ एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले भी मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं भाई, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम एक्सपेंडेड ऑक्टेट लाइक देखिए PCl5, SF6, IF7, ये सब मॉलिक्यूल्स देखिए। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच, पांच की शेयरिंग की, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई। फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है और 5 क्लोरीन के साथ उसने शेयर भी कर लिया, तो हर शेयरिंग पे 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 6 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के वैलेंस शेल में। आयोडीन के पास कितने होते हैं, 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, हैलोजन फैमिली का है, 7 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना। तो ये देखिए बॉन्डिंग ऑक्टेट से ऊपर की हुई है, ऑक्टेट से ऊपर की कैपेबिलिटी ये शो कर रहे हैं। फॉस्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन, सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसा भी होता है भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अलावा एक्सपेंडेड ऑक्टेट का भी, है ना, बिहेवियर कुछ सेंट्रल एलिमेंट्स शो करते हैं। इसके अलावा देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, ठीक है, जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लाइक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात कर लें। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, तो इनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। देखिए कैसे, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 2, है ना, 2 4 1 5, और उधर ऑक्सीजन ने शेयर किया,
ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो भाई ऑक्सीजन तो बॉन्ड बना लिया, उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भाई, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई NO के अंदर। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक ये देखिए लोन पेयर बचा 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक ये देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर बोला जाता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो बचा इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन है ये। ऐसे सिमिलरली NO2 में भी अगर देखें तो उसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। NO2 मॉलिक्यूल में भी जाएं तो वहां पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, एक ऑक्सीजन को ये अपना पूरा ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है एक्चुअली में, जो कि बॉन्ड आगे हम पढ़ेंगे डोनेशन से बनता है, और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा रह जाएगा। मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भी बचा हुआ रह जाता है NO2 मॉलिक्यूल्स में भी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑक्टेट रूल का एक और एक्सेप्शन है, नोबल गैस जो होते हैं नॉर्मली वैसे तो वो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, बट कुछ एलिमेंट्स के साथ जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनके साथ हीलियम जेनॉन और क्रिप्टन जो होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम भाई बोलते हैं कि नोबल गैसेस का ऑक्टेट पहले से पूरा होता है, वो कंपाउंड फॉर्मेशन करना नहीं चाहते हैं, बट नोबल गैसेस, ठीक है, जेनॉन एंड क्रिप्टन फॉर्म कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देखिए जेनॉन के बहुत सारे आपको कंपाउंड आगे देखने को मिलेंगे, XeF2, XeF4, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, XeOF2, जेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड, XeO2F2, XeO2F2, ठीक है, KrF2। तो इस तरीके से जेनॉन और क्रिप्टन के बहुत सारे कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, जबकि ऑक्टेट रूल तो ऐसा बोलता है भाई कि ऑक्टेट तो इनका पहले से कंप्लीट है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए थी, बट मैंने कहा क्या, एनर्जी वाला फैक्टर अगर साथ दे रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सब जो है ये ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कम होता है, लो होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट, ठीक है। तो इसलिए आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट। कोवैलेंट वालों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स ज्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं। आयनिक वाले किस में डिसॉल्व होना पसंद करते थे, पोलर सॉल्वेंट में, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड किस में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स अपने मोल्टेन या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते थे, जबकि जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनमें कोई आयंस तो होते नहीं है भाई। आयनिक कंपाउंड में तो आयंस फ्री हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, बट कोवैलेंट कंपाउंड में कोई आयंस फ्री नहीं होते हैं, तो इसलिए ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। और इनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ध्यान दीजिएगा, इनको जो बॉन्ड होते हैं उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इनका डाइपोल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कोवैलेंट कंपाउंड की, जिसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश कर रहे हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक डिफरेंट टाइप के बॉन्ड के साथ। अभी तक हमने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस
कर लिया है। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।